द राइज एंड फॉल ऑफ मराठा पावर। कैसे राइज हुआ, कैसे फॉल हुआ मराठा पावर का। पहले हमने केरला, मैसूर, ये सारी स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब रहता हमारा मराठा। मराठा के कितना एकदम से राइज हुआ, फिर डाउनफॉल में आ गया, कैसे हुआ उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। The most to the decaying Mughal power came from the Maratha kingdom, which was the most powerful of the succession states. अब मतलब मराठा किंगडम को उठने के लिए सबसे चैलेंजिंग क्या था, मुगल एम्पायर को खत्म करना। अब एक मराठा एम्पायर ही एक ऐसा एम्पायर था जो मुगल किंगडम को मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद उसके वैक्यूम को कंप्लीट कर सकता था। Moreover, it produced a number of brilliant commanders and statesmen needed for the task. अब इसके लिए उनको क्या चाहिए थी, brilliant commanders, अच्छी आर्मी चाहिए थी। But the Maratha Sardars lacked unity and they lacked outlook and program which were necessary for founding an all India empire. अब ये जो मराठास ये यूनिटी को लैक कर रहे थे और आउटलुक प्रोग्राम या इनकी नेसेसरी को फाउंडिंग्स या ऑल इंडियन एम्पायर में। एंड सो दे फेल टू रिप्लेस द मुगल्स, और ये मुगल्स को देख रिप्लेस करने में फेल हो रहे थे क्योंकि इनमें यूनिटी ही नहीं थी। जहाँ पे यूनिटी ही नहीं हो तो वहां पे आप काम कैसे कर सकते हो। They did however succeeded in waging continuous मुगल एम्पायर टिल दे डिस्ट्रॉयड। इन्होंने ना हजारों लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़ ली मुगल एम्पायर के अगेंस्ट, और उसको एंड तक मतलब तब तक लड़ते रहे जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो गया। Shahu, grandson of Shivaji, had been a prisoner in the hands of Aurangzeb since 1689. शाहू जी कौन थे? वो थे ग्रैंडसन, पोते थे किनके, शिवाजी महाराज जी के। और वो जेल में रहे थे। किसकी जेल में रहे थे? औरंगजेब की जेल में रहे थे। कब से? 1689 में। औरंगजेब had treated him and his mother with great dignity, honor and consideration, paying full attention to the religious, caste and other needs, hoping perhaps to arrive at a political agreement with Sahu. अब औरंगजेब ने ना उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उनको उनके रिलीजन को फॉलो करने दिया, उनकी हर एक चीज को डिग्निटी दी, बट एक ही शर्त थी कि वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट में शाहू जी उनका साथ दें। शाहू जी रिलीज कब हुए? जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। और उनके रिलीज होने के बाद क्या हुआ, एक सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर का मतलब होता है घर पे लड़ाई शुरू हो जाना। शाहू जी अब कहाँ पे हुई? शाहू एट सतारा एंड हिज आंट, उनकी आंट थी उनकी ताराबाई एट कोल्हापुर, who had carried out an anti-Mughal struggle since 1700 in the name of her son शिवाजी सेकेंड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड राजा राम। जब राजा राम जी की डेथ हो गई तो उसके बाद ना ये स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। तो वो मुगल्स के लिए खिलाफ लड़ रही थी और 1700 से लड़ रही थी। और किसके नाम पे लड़ रही थी? शिवाजी सेकेंड के नाम पे, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी जिनका नाम था राजा राम। मराठा सरदार्स each one of whom had a large following, soldiers loyal to himself alone. अब मराठा सरदार में बहुत सारे सोल्जर्स थे जो उनके लिए लॉयल थे। Begin to side with one or the other contender for power. और दूसरी तरफ उनका एक कंटेंडर आ गया उनको compete करने के लिए कि नहीं, मैं भी यहाँ पे मैं ही किंग हूँ। अब ये पावर स्ट्रगल चलने शुरू हो गई। दे यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस बाय बार्गेनिंग विद टू द कंटेंडर्स ऑफ पावर। अब जो मुगल्स के साथ हुआ था किंग मेकर वाली पॉलिसी, पावर स्ट्रगल्स विद नोबल्स, अब यहाँ पे भी वही चीज स्टार्ट हो गई। यहाँ पे भी नोबल्स बट गए और इनको बोलने लगे हम तुम्हारा साथ इसलिए देंगे कि अगर तुम हमें पावर देते हो, अगर आप हमें पावर दोगे तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, अदरवाइज नहीं लड़ेंगे। अब यहाँ पे बार्गेनिंग सिस्टम शुरू हो गया। Arising out of the conflict between Shahu and his rival at Kolhapur, a new system of अब यहाँ पे भी एक नया सिस्टम इवॉल्व हो गया लीडरशिप।
ऑफ किसकी लीडरशिप में हुआ? बालाजी विश्वनाथ द पेशवा किंग ऑफ शाहू। जो किसके किंग किसके पेशवा थे? शाहू जी के पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव, ये बाजीराव के फादर थे। With this change with this change began the second period, the period of Peshwa domination in the Maratha history, in which the Maratha state was transformed into an empire. अब इस चीज ने क्या किया? पेशवाज को डोमिनेशन में बना दिया, और मराठा जो किंग हिस्ट्री में क्या हुआ? मराठा जो स्टेट थी वो किस में चेंज हो गया? एक एम्पायर में चेंज हो गया। बालाजी विश्वनाथ जी अब कौन थे? एक ब्राह्मण थे। स्टार्टेड हिज लाइफ एज ए पेटी रेवेन्यू ऑफिशियल, छोटे से एक रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी। उन्होंने फिर वो सेट बाय सेट एज ए ऑफिशियल बनते गए। ही रेंडर्ड शाहू लॉयल एंड यूजफुल सर्विस इन सप्रेसिंग हिज एनिमीज। अब वो शाहू जी के लिए लॉयल थे, और उन्होंने अपनी सर्विसेज में क्या किया कि जो शाहू जी के एनिमीज थे उनको सप्रेस किया। He excelled in diplomacy and won many other big Maratha Sardars to Shahu's cause. जो शाहू जी के अगेंस्ट थे उनको भी जीता, और उनको भी डिप्लोमेसी से जीता, कुछ को वॉर से जीता। इन 1713 शाहू मेड हिम हिज पेशवा। 1713 में क्या हुआ? इनको पेशवा बना दिया गया। शाहू जी ने इनको अपना पेशवा बनाया, और द मुख्य प्रधान समझ लो या चीफ मिनिस्टर समझ लो, वो बना दिया। Balaji Vishwanath gradually consolidated Shahu's hold and his own over Maratha Sardars and over most Maharashtra except for the region of South Kolhapur, where Ram's descendants ruled. उन्होंने ना सबको कंसोलिडेट कर लिया था, बट एक रीजन रह गया था जो साउथ ऑफ कोल्हापुर, जहां पे कौन थे? राजा राम के डिसेंडेंट शिवाजी सेकंड। The Peshwa concentrated the power his office and eclipsed the other ministers and Sardars. In fact, he and his son Bajirao first made the Peshwa the functional head of the Maratha Empire. अब इन सब के चीज में क्या किया बालाजी विश्वनाथ जी ने और उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट ने? पेशवा को ही फंक्शनल हेड बना दिया। जैसे अब इंडिया में देखते हैं प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो उन्हीं के नाम पे सारे काम होते हैं, बट काम कर कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। साइन किसके नाम पे होंगे? प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। वो सारे नेम ऑफ द प्रेसिडेंट आता है, तो वो काम प्रेसिडेंट ने नहीं किया होता है। प्रेसिडेंट बैठे हैं, काम कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही यहाँ पे भी होने लगा। किंग एक है, पीछे बैठा हुआ है आराम से, काम सारा कौन कर रहा है? पेशवा कर रहे हैं। तो पेशवा डोमिनेंसी ज्यादा बढ़ने लग गई। बालाजी विश्वनाथ टुक फुल एडवांटेज। उन्होंने पूरा मजा लिया इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स का, मुगल ऑफिशियल्स का, मराठा पावर का। had induced जुल्फिकर खान टू पे चौथ एंड सरदेश मुखी ऑफ द डेक्कन। उन्होंने इंड्यूस किया था जुल्फिकर खान को चौथ और सरदेश मुखी देना। इन द एंड ही साइंड ए पैक्ट विद सैयद ब्रदर्स। उन्होंने सैयद ब्रदर्स के साथ भी पैक्ट किया। All the territories that had earlier formed Shivaji's kingdom was restored to Shahu, was also assigned the Choth and Sardesh Mukhi of the 6 provinces of the Deccan. जो शिवाजी की किंगडम की, शाहू जी की रिस्टोर्ड 6 प्रोविंसेस थे, उसमें से भी चौथ और सरदेश मुखी कहाँ जाने लगी? डेक्कन की जाने लगी। किनको? मुगल अथॉरिटी को। In return, Shahu, who had already recognized, though nominally Mughal suzerainty, agreed to place a body of 15,000 cavalry troops of emperor's service. इसके बदले क्या मिलता था? 15,000 की कैलवरी जो एम्पर की सर्विस में जाएगी। और टू प्रिवेंट रिबेलियन से बचाना, प्लंडर होना उससे बचाना। एनुअल ट्रिब्यूट कितना होता था? 10 लाख रुपए का। 1719 बालाजी विश्वनाथ एट द हेड of a Maratha force accompanied Sayyid Hussain Ali Khan to Delhi and helped the Sayyid brothers in overthrowing Farooq Siyar. अब इन्होंने मराठा फोर्स ने क्या किया? सैयद हुसैन अली खान और का दिल्ली में और सैयद ब्रदर्स की हेल्प की कि फारूक सियार को गद्दी से उतारने में।
At Delhi, he and the other Maratha Sardar witnessed at the first hand the weakness of the empire and were filled the ambition of expansion in the north. अब यहाँ से पता लग गया कि मुगल अथॉरिटी तो खत्म है और इस चीज ने किसको एम्बिशन में किसने एक्सपैंड किया कि अब फिल किया कि मराठा सरदार्स को कि इनकी वीकनेसेस को लेके फॉर द efficient collection of the Choth and Sadeshmukhi of the Deccan, Balaji Vishwanath assigned separate areas to Maratha Sardars who kept the greater part of the collection of their expense. अब इसने क्या किया चौथ और सदेशमुखी की जो कलेक्शन होती थी बाला विश्वनाथ जी ने सेपरेट कर दिया एरिया सर मराठा सरदार्स का जो ग्रेटर पार्ट ऑफ द कलेक्शन और उसके एक्सपेंस को देखेंगे. The system of assigned of Choth and Sadeshmukhi also enabled the Peshwa to increase his personal power through patronage. अब इसने क्या किया इनकी पर्सनल पावर को बढ़ाया और एक देशभक्ति का वो सिस्टम शुरू किया. In the long run, this was to be a major source of weakness of the Maratha Empire. अब ज्यादा लंबे तक कोई चीज चले तो वो क्या बन जाती है वीकनेस बन जाती है. Already the system of Vatnas and Sarjanas Jagis had made Maratha Sardars to strong, autonomous and jealous center of power. इन्होंने क्या किया इसको जेलस ये अब कोई ग्रो कर रहा है तो उनको देख के कुछ लोग जेलस भी होंगे जब कोई ग्रो करता है तो आस पड़ोस के लोग जेलस होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज होने लगी. ड्यूरिंग द conquest the Sardars often clashed with each other. अब इनके जब भी कॉन्केस्ट होते थे चुना जाता तो ये इनकी ने आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी. If the central authority tried to control them too strictly, they did not hesitate to join the hands with the enemy, be they the Nizam, the Mughal or the English. अगर कोई इनको स्ट्रिक्टली वो करता था ना कंट्रोल करने की कोशिश तो ये ना डरते नहीं थे निजाम से हाथ मिला लेंगे मुगल से मिला लेंगे इंग्लिश में मतलब यूनिटी हमेशा इनके बीच में थी नहीं. बालाजी विश्वनाथ जी की डेथ हो जाती है 1720 में. उसके बाद कौन पेशवा बनता है 20 साल का लड़का बालाजी राव फर्स्ट. इंस्पाइट अब बाजीराव की मूवी देखी है मेरा बालाजी राव निकल रहा है सॉरी बाजीराव की मूवी देखी है. अब आपको पता है वो कैसे थे बोल्ड ब्रिलियंट कमांडर एम्बिशियस क्लेवर और मतलब उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला लैटिक्स आफ्टर द शिवाजी के बाद कोई गोरिल्ला वॉर्स वगैरह लेड बाय बाजीराव द मराठा वेज न्यूमरस कंपेनियंस अगेंस्ट. अब इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी मुगल एम्पायर की तरफ और मुगल अथॉरिटी को खत्म करने के लिए. पहले इन्होंने जो गिव देम द राइट ऑफ टू कलेक्ट चोथ एंड वास्ट एरियाज देम टू सी वो एरियाज वापस लिए. फिर 1740 में बाजीराव की भी डेथ हो गई. द मराठाज हैड वोन कंट्रोल ओवर. अब मराठा का कंट्रोल कहाँ कहाँ था मालवा गुजरात एंड कुछ पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड में भी था. मराठा families of Gaikwad, Holkar, Sindhya and Bhonsle came into prominence during this period. अब गायकवाड़ होलकर सिंधिया और भोसले भी प्रोमिनेंस से सामने आने लगे. All his life बाजीराव worked to contain निजामुल मुल्क power in Deccan. उन्होंने निजामुल मुल्क की पावर रखी. The later on his part constantly integrated with the Raja of Kolhapur. अब इनकी किससे रैप थी किस कॉन्स्टेंटली किसके साथ इंटीग्रेट होते थे कोल्हापुर के राजा हो गए मराठा सरदार हो गए मुगल ऑफिशियल्स टू वीकन पेशवाज अथॉरिटी. अब मुगल मराठा सरदार जो थे क्या चाहते थे पेशवा की अथॉरिटी वीकन हो. Twice the two met on the field of battle. Both times the Nizam was worsted and was compelled to grant the Marathas the Choth and Sadeshmukhi of the Deccan provinces. अब निजाम को देनी पड़ी इनको मराठास को चौथ और सरदेशमुखी. 1733 में क्या हुआ बाजीराव स्टार्टेड ए लॉन्ग कंपेनियन. बाजीराव ने कंपेनियन एक लंबी कंपेनियन स्टार्ट की against the cities of Jinjara in the end expanded to the mainland तक simultaneously companion against the Portuguese के खिलाफ भी शुरू की. In the end Salsted and the basin was captured.
ये इन्होंने बेसिन और साल स्टेट कैप्चर किया, बट द पोर्चुगीज कंटिन्यू टू होल्ड देयर अदर पोजेशन इन द वेस्ट कोस्ट। अभी भी वेस्ट कोस्ट पे पोर्चुगीज का होल्ड था। बाजीराव डाइड, बाजीराव कब मर गए? अप्रैल 1740 में। In the short period of 20 years, he had changed the character of Maratha state. छोटे से टाइम पीरियड में इन्होंने पूरी मराठा स्टेट को ही चेंज करके रख दिया। फ्रॉम द किंगडम ऑफ महाराष्ट्र इट हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पायर। एम्पायर में किया, एक्सपेंड किया नॉर्थ में। ही हाउएवर फेल्ड, अब ये फेल कहाँ हुए? ले द फॉर्मेशन ऑफ फॉर एन एम्पायर, एक फाउंडेशन बनाने में ये फेल हो गए। न्यू टेरिटरीज वर कॉन्कर्ड एंड ऑक्युपाइड बट लिटिल अटेंशन वाज पेड टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने सब कुछ जीता, न्यू टेरिटरीज ऑक्युपाइड, पर इन्होंने कम अटेंशन कहाँ दी? एडमिनिस्ट्रेशन में दी। द चीफ कंसर्न ऑफ द सक्सेसफुल सरदार्स was with the collection of revenues। इसमें उन्होंने किसको किया? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज में। बाजीराव 18th ईयर ओल्ड सन बालाजी बाजीराव, अब 18 साल का उनका बेटा बालाजी बाजीराव, जो वाइडली नोन एज नाना साहेब, जिनको नाना साहेब कहा जाता था, वो बने पेशवा 1740 से लेके 61 तक। ही इज अ फादर ऑफ लेस एनर्जी, मतलब ही वॉज एज एबल एज हिज फादर, उतने ही एबल थे बट थोड़े से कम एनर्जेटिक थे। किंग शाहू की भी इस पीरियड में डेथ हो गई 1749 में, एंड बाय हिज विल लेफ्ट ऑल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स इन द हैंड्स ऑफ पेशवा। वो किस शाहू जी किसको सब कुछ देके चले गए? पेशवास को देके चले गए। द ऑफिस ऑफ द पेशवा हैड ऑलरेडी बिकम हेरिडिटी। अब ये तो ऑलरेडी जो भी चीज हेरिडिटी बनती है ना, वो डाउनफॉल में जाती ही जाती है। अभी भी हम देख रहे हैं, मैं एज ए कोट नहीं कर रही हूँ, बट जब कांग्रेस फॉर्मेशन हुई थी, तब क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अब ये हेरिडिटी बनते आते हैं। राहुल गांधी, लोग सब जानते हैं उनके बारे में, वो कैसे हैं, वो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो वो जब भी जो चीज कोई हेरिडिटी बनती है ना, तो उसका डाउनफॉल होना लिखा ही हुआ है, वो डाउनफॉल में जाती ही जाती है। द पेशवास वॉज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट। अब तो ये डी फैक्टो बन गए थे। Now he became the official head of the administration, and as the symbol of this fact shifted the government to Pune with his headquarter। और उन्होंने गवर्नमेंट को शिफ्ट किया कहाँ पे? पूना में, अपने हेडक्वार्टर्स में। बालाजी बालाजी बाजीराव followed in the footsteps of his father and further extended the empire। अपने पिता के नक्शे कदमों पे चले और इसको एक्सटेंड किया मराठा पावर को एक हाइट तक। मराठा आर्मीज नाउ ओवररन द होल इंडिया। अब पूरे इंडिया में ओवररन थी। मराठा कंट्रोल कहाँ पे था? मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। बंगाल रिपीटेडली इन्वेड हो रहा था 1751। बंगाल ने को भी सीट किया उड़ीसा से। In the south, the state of Mysore and other minor principalities was forced to pay tribute। मैसूर को और अदर जो थी इनको भी फोर्स किया कि आप भी ट्रिब्यूट दो। 1760 में निजाम ऑफ हैदराबाद वाज डिफीटेड। निजाम ऑफ हैदराबाद डिफीट हुए उदयगिर से, एंड सीट द इंडिया इधर भी ली। यहाँ पे रेवेन्यू जाता था 62 lakhs का। इन द नॉर्थ, मतलब देखा आप टर्म्स, थाउजेंड्स में तो बात ही नहीं होती है। 10 lakhs, 62 lakhs, कितना पैसा होता होगा उस टाइम पीरियड पे कि 62 लाख, 10 lakhs, जो उस आज भी 10 lakhs की बहुत वैल्यू है। आज भी 62 lakhs की वैल्यू है। और उस टाइम पीरियड पे सोचो कि आराम से रेवेन्यू दे रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो सोचो इंडिया सच में सोने की चिड़िया थी। कहने की बात नहीं है, मानने की बात है कि इंडिया सोने की चिड़िया थी और अब भी बन रही है दोबारा से। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, दैट इज अ वेरी गुड साइन। हम लोगों को बस थोड़ा सा मिच्योर होने की जरूरत है। मैं बहुत बारी देखती हूँ, लोग ना खुद ही गंद डालते हैं, कोई और आके गंद नहीं डालता है, लोग ही गंद डालते हैं। लोग कैसे गंद डालते हैं? जैसे कहीं गए हैं, कुछ खाया तो वहीं पे रैपर फेंक दिया। भाई वहीं पे क्यों फेंक रहे हो रैपर? मत फेंको ना, आपने खाया है,
थ्रो इट इन द डस्टबिन, पर उसको डस्टबिन में कभी भी कोई भी थ्रो नहीं करता है, उसको जहाँ खाया वहीं पे फेंक दिया। तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारी कंट्री को हो रहा है ना। जैसे हम अपने घर पे गंद नहीं डालते हैं, वैसे हमें इन जगहों पे भी गंद नहीं डालना चाहिए ना, इससे हमारी ही कंट्री खराब हो रही है, हम ही सफर कर रहे हैं, कोई भी सफर और नहीं कर रहा है। तो इन चीजों का ध्यान तो हमें ही रखना है ना। अब यहाँ पे भी ना पेशवा डिस्पैच ए पावरफुल आर्मी, मतलब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट आर्म, मतलब अब इनके बाद क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया नॉमिनल कमांड माइनर सन। अब कमांड किसके पास है? जो उनका छोटा माइनर सन था, जिसका एंड द एक्चुअल कमांड किसके हाथ में थी? इनके कजिन सदाशिव राव भाऊ में, भाऊ के हाथ में थी। An important arm of the fourth contingent of the European-style infantry and artillery commanded by Ibrahim Khan Gargi. The Maratha now tried to find allies northern powers. अब मराठास चाहते थे कि उनकी एलीज हो, वो उनके अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हो नॉर्थन पावर में, बट देयर earlier behavior and political ambition had antagonistic all these powers. अब इन सब ने जो उनकी इतनी ambitions थी, political behavior था, उन सब ने इन चीजों को खत्म कर दिया था। They had interfered in इंटरनल अफेयर्स ऑफ द, अब इंटरफेयर किस में करने लगे? राजपूत स्टेट्स में, ह्यूज फाइन्स ट्रिब्यूट्स देना। दे हैव ए लार्ज मॉनेटरी क्लेम्स, कहाँ पे? अवध में किया। एक्शंस इन द पंजाब हैड एंगर्ड द सिक्स चीफ्स इन सनारा से। सिमिलरली जाट्स उन हैवी फाइन्स इम्पोज कर दिए जो उनको ट्रस्ट ही नहीं करते थे। Therefore, to fight their armies alone, ये अपनी आर्मी से लगी वो अलग से लड़ने लगे। For the weak support of इमद उल मुल्क, किसकी वीक सपोर्ट से? इमद उल मुल्क। मोर ओवर द सीनियर मराठा कमांडर कॉन्स्टेंटली बिकर्ड विद ईच अदर, अब आपस में भी लड़ने लगे। द टू फोर्सेस मेट एट पानीपत, पानीपत में दो फोर्सेस मिली, कब? 14 जनवरी 1761 में। The Maratha army was completely routed. The Peshwa's son Bajirao Sadashiv and numerous other Maratha commanders perished on the battlefield as nearly 28,000 soldiers. अब ये सब लड़ने के लिए चले गए। They who fled were pursued by the Afghan cavalry. अब अफगान की इन्होंने जो असले बारूद मंगवाए थे, plunders किया by the Jats, Ahirs, Gujjar and the Panipat region. The Peshwa who marching north, अब जो to render help to his cousin को, wa- was tuned by the tragic news. अब ये tragic news, वो सीरियसली इल हो गए हेस्टन और वो डाइड हो गए जून 1761 में। द मराठा डिफीट, अब मराठा हार गए कहाँ पे? पानीपत में, जो एक इनके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था। ये दे लॉस द, जो अच्छी अच्छी क्रीम थी ना, मतलब अच्छे अच्छे लोग थे इनके पॉलिटिकल में या आर्मी में, वो सब मर गए। मोस्ट ऑफ ऑल द डिफीट, या हार गए जो भी है, मोस्ट ऑफ ऑल दे देयर डिफीट की बिकेम गिव एन अपॉर्चुनिटी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया का। हार ने किसको अपॉर्चुनिटी दी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी पावर को कंसोलिडेट करने में, कहाँ पे? बंगाल और साउथ इंडिया में। नॉट डिड द अफगान्स को भी बेनिफिट मिला, दे कुड नॉट इवन होल्ड द पंजाब, पंजाब को नहीं संभाल पाए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड कौन रूल करेगा, बट रादर हु वाज नॉट, द वे वाज therefore cleared the rise of ब्रिटिश पावर। इन्होंने रास्ता साफ कर दिया, बिल्कुल ही रास्ता साफ कर दिया ब्रिटिश पावर के लिए। फिर 17 ईयर पेशवा, अब 17 17 साल का बच्चा माधव राव पेशवा बना 1761 में। ही वॉज ए टैलेंटेड सोल्जर इन स्टेटमेंट, एक टैलेंटेड सोल्जर था, स्टेटमेंट था, स्टेट को संभालने वाला इंसान था। विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 11 years, उसका शॉर्ट पीरियड था, ही लॉस्ट द फॉर्चून, हार गया, खत्म हो गया मराठा एम्पायर का।
He defeated Nizam, compelled with Hyder Ali of Mysore to pay tribute and reasserted control over the northern India, Rohilla subjugations, Rajput states. अब 1771 में क्या हुआ? मराठा ब्रॉड बैक टू कहाँ पे आए? दिल्ली में। किसके पास? शाह आलम के पास, हु बिकेम देयर पेंशनर। अब क्या बन गया था मराठा सरदार का, जो दिल्ली में एम्परर था, उनका पेंशनर। Thus it appeared as if Maratha ascendancy in the north had been recovered. अब ये यहाँ पे रिकवर हो रही थी। Once again, however, blow fell on the Maratha for Madhav Rao, died for consumption. कुछ कंज्यूम कर लिया, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। द मराठा एम्पायर वॉज नो इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब यहाँ पे मराठा एम्पायर क्या थी? कंफ्यूजन में थी। एट पूना there was a struggle of power between Raghunath Rao, the younger brother of Balaji Rao, and Narayan Rao. अब पावर स्ट्रगल होने लगी पूना में। किनके बीच में? बालाजी राव के छोटे बेटे रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच में। रघुनाथ राव और सॉरी छोटा भाई कौन? माधव राव। नारायण राव को किल कर दिया गया 1773 में, और उनकी जगह उनके बेटे कौन आए? सवाई माधव राव। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन रघुनाथ राव ने क्या किया? फ्रस्ट्रेशन में आके ब्रिटिशर्स के पास चले गए और उनकी हेल्प मांगने लगे, क्योंकि सबको गद्दी चाहिए थी। किसी को देश चाहिए ही नहीं था, गद्दी चाहिए थी। गद्दी पे बैठ जाएंगे हम, फिर ब्रिटिशर्स को भी भगा देंगे। ऐसे ही होते तो ब्रिटिशर्स पहले ही ना भाग जाते। उनके लिए तो रास्ते आप लोगों ने क्लियर किए। The Peshwa's power was low on the way. At the Pune there was a constant. अब जब पावर स्ट्रगल आ गई तो उनके बीच में तो क्या होने लगा? आपस में ही लड़ने लगे। और इस चीज का फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने उठाया। हर कोई क्या करता था? ब्रिटिशर्स के पास जाता था और बोलता था, भाई हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हें अंदर ये प्रिविलेजेस देंगे, ऐसे ऐसे तुम क्रिएट कर सकते हो। फिर उनको इकोनॉमी में, पॉलिटिकल में उनको बिठाने लगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे ब्रिटिश रूल आहिस्ता आहिस्ता, जब आप किसी को अपने पैसों के बीच में बिठा देते हो ना, पैसे के खर्चों के बीच में, तो वो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को भी देखने लगता है। जब कोई आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स को देख रहा है तो वो क्या करता है? आपकी सोशल लाइफ को भी देख रहा है, आपकी कंडीशंस को भी देख रहा है। जब राजा की कंडीशन ही नहीं अच्छी है, जब पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो वो करेगी क्या? तो इस चीज का फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने उठाया। और ब्रिटिशर्स ने उठा के क्या किया? अपने आप को कंसोलिडेट किया। ब्रिटिशर्स एक जगह रुक। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी? एक तो यूनिटी नहीं थी, दूसरा सबको पावर चाहिए। पावर चाहिए बट उसको कंसोलिडेट नहीं करना, उसको पचाना नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह भागते जाना है। और यही प्रॉब्लम क्रिएट की अपने ही लोगों में। पावर स्ट्रगल करने लगे, नोबल्स लड़ने लगे, कहीं पेशवास लड़ रहे हैं, कहीं किंग्स लड़ रहे हैं, और कहीं बात नहीं बन रही है तो कोई हेजिटेशन नहीं है, फॉरेन पावर के पास जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स के पास जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप हमारी हेल्प करो, अगर आप हमारी हेल्प करोगे हम आपको ऐसे ट्रेड करने देंगे, हम आपको इतना पॉलिटिकल अफेयर्स में ऐसी जगह देंगे। जब आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चीजों में उनको जगह दे रहे हो तो वो आपकी कितनी बात सुनेंगे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? एक जगह लेते थे, कैप्चर करते थे, फिर वहां पे रुक के उसको कंसोलिडेट करते थे, उसको अच्छे से समझते थे, फिर आगे के लिए प्लानिंग करते थे, फिर आगे जाते थे। बट इंडियन रूलर्स ऐसे नहीं करते थे, या मुगल अथॉरिटी के, वो आज इधर कल उधर, एकदम एकदम भागे जा रहे हैं। भाई रुक जाओ, पहले सुबह नाश्ता करते हो, फिर रुकते नाश्ता करते हो, फिर दोपहर के नाश्ते के बीच में रात के खाने का गैप डालते हो ना, फिर दोपहर का खाना, रात का खाना खाते हो, और उसके बीच में अगर आप स्नैक्स ले रहे हो तो स्नैक्स से लेके डिनर तक का टाइम तो होता ही है ना। तो हर चीज को पचाना तो है, वही इंडियन रूलर्स ने नहीं किया, और उनकी वो सबसे बड़ी गलती बन गई। और इसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पे? जो था, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स के लिए पूरा खुला मैदान आ गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा beginning of European settlements. Please like, share and subscribe. Bye bye. Thank you.